नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका खास मुलाकात में। जी हाँ, ये खास मुलाकात कार्यक्रम देश की उन हस्तियों को लेकर हम आपके सामने आते हैं जिनका वास्तव में समाज में कोई अनूठा योगदान है। और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अनेक संगठनों के साथ कार्य किया है और जहाँ जहाँ भी समाज को उनकी आवश्यकता लगती है वह तन मन धन से समर्पित होकर खड़े होते हैं। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्र भाव को लेकर, माता पिता के पूजन के सम्मान को लेकर उन्होंने संस्कार सेना का निर्माण किया और आज समूचे विश्व में उसका डंका है। जी हाँ, साथ ही साथ यूट्यूबर्स को देखते हुए, यूट्यूबर्स को पहल करते हुए उनकी आवाज़ बनकर सामने आए, यूट्यूब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन को संगठित किया और उसमें आपकी आवाज़ बनकर, सारे यूट्यूबर्स की आवाज़ बनकर उन्होंने देश में एक अनूठी पहचान बनाई है। जी हाँ, वो लड़ रहे हैं शासन से, प्रशासन से इस विषय को लेकर कि उनके लिए कुछ उनके हक में हो सके। आइए चर्चा करते हैं आज हमारे खास मेहमान हरभजन जांगड़े जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिस प्रकार से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं हालांकि उस लायक तो नहीं हूं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। सबसे पहले मैं आपको कैप्स स्टूडियो को एमपी स्पोर्ट के साथ में एक नए लुक में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका चैनल बहुत ही ऊपर स्तर पर पहुंचे और अच्छी पहचान बनाए और अच्छी बातों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये तो खैर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपका साथ, आपका जो मनोबल है वो निश्चित ही हमें भी और सारे जितने चैनल्स हैं, क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मतलब जो मैं आपके लिए देखता हूँ कि सैकड़ों चैनल्स में आप जाते हैं, सारे लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन जो आपका सौहार्द सबके साथ बना रहता है, ये वास्तव में बहुत बड़ी और अनूठी बात है। तो ये तो आप कहिए ही मत कि यहाँ के लिए, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका निरंतर सहयोग है और निश्चित ही हम सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और लेकिन आपका ये, मैं अब आपसे थोड़ा सा, आपकी थोड़ी सी दिनचर्या में से जो हमारे मतलब दर्शक हैं, निश्चित ही वो आपके साथ इंट्रोड्यूस हैं, आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग आपके बारे में थोड़ा सा कुछ कम जानते हैं, हम चाहते हैं कि आज वो इस विषय से परिचित हो सकें। और आपने जो विचार पूरे राष्ट्र को दिया है, निश्चित ही वो बहुत ही कारगर है और यदि आप उससे जुड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम चाहते हैं कि आज उस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हमारे दर्शकों को बताते हुए ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने शुरू किया। देखिए, मैं अपनी शुरुआत के बारे में तो बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इस और प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज जो देश का जो माहौल बना हुआ है, जो परिस्थितियां हैं और जो हमारे देश की, हमारी जो सरकारें हैं, जिस स्तर पर काम कर रही है, और वो स्तर के बारे में और जिस तरीके से करना चाहिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं ये बताऊं, लेकिन फिर भी मेरे अपने अंदर के जो विचार हैं वो मैं आप सभी के बीच में पहुंचाना चाहूँगा। उससे पहले मैं हमारे सभी जो दर्शकगण हैं, जिसमें मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को प्यार और हम उम्र साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से आपने मुझे आपके स्टूडियो में आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, मैं एक ही विचार यहाँ से देना चाहूँगा कि आज इस देश की जो सरकारें चल रही हैं और हमारा जो देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल महोदय का प्रथम स्थान रहता है। बिल्कुल, सर्वोच्च स्थान पे जो पद पर जो आसीन है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, इनका जो उच्च कोटि का जो स्थान है वो इसलिए बनाया गया कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का केंद्र की सरकार के ऊपर कंट्रोल रहे जी, और महामहिम राज्यपाल महोदय का राज्य की सरकारों पर कंट्रोल रहे जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हों या महामहिम राज्यपाल महोदय हों, वे स्वयं सरकार की योजनाओं का प्रचार करते नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना की बात है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय 10 किलो अनाज के पैकेट लोगों को वितरण करने और सरकार की योजनाओं में खूब मीडिया में छाए हुए रहे। अब आप इस बात से विचार कर सकते हैं कि आखिर किसका कंट्रोल किस पर कितना होगा। ये वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है कि शासन की जो प्रजातंत्र को लेकर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज इस पर किस तरीके से काम हो रहा है। लोग की जो धारणाएं हैं,
जो शासन का, जो खासतौर पे जो रोल होना चाहिए आज हमारे कानून का और हमारी मतलब प्रजातंत्र का, वो किस तरीके से चल रहा है। चलिए इस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस विषय पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। मेरा जहाँ तक मानना है कि 10 किलो या 20 किलो अनाज मुफ्त में वितरण कर देने से इस देश का विकास नहीं होगा। इस देश का यदि वास्तव में विकास होना है और तो मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन क्या देना चाहिए? मुफ्त में देना चाहिए रोजगार, बहुत शानदार। मुफ्त में देना चाहिए शिक्षा, मुफ्त में देना चाहिए स्वास्थ्य। जब एक परिवार को रोजगार होगा, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा और वह परिवार शिक्षित होगा, तो वह परिवार स्वतः ही अपनी कमाई से अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और फिर वह स्वतंत्र रहेगा, किसी की मुफ्त की खोरी पर अपना मतदान नहीं करेगा और स्वतंत्र मतदान करेगा। जब स्वतंत्र मतदान करेगा तो सरकार भी स्वतंत्र होगी और जब सरकार स्वतंत्र होगी तो इस देश की स्वतंत्रता भी बरकरार रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं, आप बिल्कुल ये तो जो आपने बात कही है, निश्चित ही जब हम अपने मतों को, अधिकार को पहचानेंगे तो हमें किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं होगी और वैसे भी नहीं होती। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित ही हमें एक सही स्वतंत्रता प्राप्त होगी और इस विषय पे शिक्षा, दीक्षा और साथ ही साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं हम आपके थोड़े से एक पिछले अनुभव की तरफ, और इसमें मेरा सबसे पहला छोटा सा सवाल है कि संस्कार सेना को लेकर आपका क्या विचार है, किस विचार को लेकर इतना बड़ा, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ 170 देशों तक आपने इस विचार को, मतलब जहाँ गए वहाँ स्वागत है, जहाँ गए वहाँ स्वागत है, मतलब क्या 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 आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, कैसे हुआ? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये जो विचार है, इस विचार की शुरुआत में एक बहुत ही मध्यम और बल्कि ये कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कि मैं एक निम्न परिवार में जन्मा और मैंने बड़े पैमाने पर अत्याचार, अन्याय और शोषण को देखा है। देखने के बाद मेरे दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये अन्याय, अत्याचार और शोषण पर अंकुश लग सके। मैंने अपने विवेक अनुसार प्रयास किया। मैंने सोचा राजनीतिक लोगों के हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं होती है और राजनीतिक लोग जो सरकार में पहुंचते हैं वो संभवतः इसको रोक सकते हैं। राजनीति का मैंने रास्ता अपनाया, उसमें भी मैंने नीचे से लेकर के तो लोकसभा तक के चुनाव भी फाइट किए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि राजनीति के रास्ते से इस पर अंकुश लगाया जा सके। फिर मुझे लगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ बनकर कुछ इनके लिए किया जा सकता है, इससे अंकुश लग सकता है। हाँ, लोगों को मतलब शायद ऐसा लगता होगा कि आपने मीडिया क्यों चुन लिया, मतलब आप सामाजिक क्षेत्र में थे, आज भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये हो सकता है लोगों को लग सकता है। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर देश में कुछ आपको अच्छा करना है तो आपको उन आयामों के साथ कार्य करना होगा जो लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा माध्यम है। शायद मैं भी, आप भी, शायद हम लोग सिर्फ इसीलिए मीडिया सेगमेंट के साथ हैं कि हम लोगों की बातों को पहुंचा सकें। जी, तो अब जब मैं मीडिया में पहुंचा तो मीडिया के माध्यम से भी मैंने निरंतर प्रयास किया, मगर मुझे अपनी जो वास्तविक सोच थी उस सोच के अनुसार मैं अपना काम नहीं कर पाया। मैं उस विषय पे काम करना चाहता था जिसकी कोई आवाज़ नहीं, उसकी आवाज़ बनना चाहता था। जिसके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है उसकी आवाज़ बनना चाहता था, लेकिन मीडिया के माध्यम से भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मैंने गहन चिंतन किया, बड़े लंबा समय, लगभग 19-20 साल मैंने इस विषय पर चिंतन किया और इस विषय पर चिंतन करते करते मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि ये जो समस्या है, ये समस्या जिसका मैं समाधान खोज रहा हूँ और राजनीति, मीडिया और अन्य सामाजिक वर्ग के माध्यम से जो खोज रहा हूँ, ये उस समस्या के तने, डाली और पेड़ के पत्ते हैं, जड़ ये नहीं है। तब मैं जो 19-20 साल के मेरे आत्मचिंतन के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि इसकी जड़ यदि कहीं है तो वो है हमारे युवा पीढ़ी में संस्कार। क्योंकि आज इस देश का जो परिवेश है, जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में युवाओं में निरंतर संस्कार की भावनाएं गिरती जा रही है, तो इस पर काम करना चाहिए। अब युवाओं पर काम कैसे किया जाए,
इस पर मैंने चिंतन किया और इस पर चिंतन करते हुए गिरते हुए संस्कार को बचाना के लिए संस्कार सेना के नाम से एक संगठन का निर्माण किया जी। और उस संगठन का मूल उद्देश्य मैंने ये रखा। आज हम देख रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, और माता पिता का बच्चे जिन माता पिताओं ने बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित करके इस मुकाम पर पहुंचाया, वही बच्चे एक छोटी सी जायदाद संपदा के कारण से उनके साथ में अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, और जहां तक कि कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि बेटों ने अपने माता पिता की हत्या तक कर दी है। अब इतना जब स्तर गिर गया तो इस गिरते हुए स्तर को सीधा कैसे सुधारा जाए, ये एक बड़ा विषय रहा। मतलब निश्चित ही ये कितना बड़ा बिंदु था जिस पे मतलब पूरा देश आज चिंतित है। लोग युवा पीढ़ी को दोष दे रहे हैं, लोग मतलब, लेकिन जो मूल संस्कार हैं जहाँ से इस बात में परिवर्तन आना है, शायद इस विषय पे कोई चिंतन नहीं कर पा रहा। इस पर मैंने जब जो चिंतन किया तो मुझे लगा कि बच्चों में जन्म से इसके संस्कार डालने की आवश्यकता है। जब बच्चों में जन्म से अब कैसे संस्कार डाले जाएं, बच्चों को तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चों को तो मैं संस्कार देने का काम सबको कर नहीं सकता। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि युवा पीढ़ी पर काम किया जाए। तो यदि हमने युवा पीढ़ी में संस्कार की भावना जागृत कर दी तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। जी। युवा का स्वयं का तो सुधार होगा ही, इसके साथ अपने माता पिता का यदि वह सम्मान करेगा, उनकी अच्छी परवरिश करेगा, तो माता पिता का भी अपना कर्तव्य जो उनने किया था उसका उन्हें प्रतिफल मिलेगा। जी। तीसरी पीढ़ी जो उसके घर में नन्हा बच्चा जन्म ले रहा है, वो बच्चा देखेगा कि मेरे पिताजी अपने माता और पिता का सम्मान करते हैं, तो उस बच्चे को फिर कुछ पढ़ाने की, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही उसके अंदर संस्कार डेवलप होंगे और इस प्रकार से ये 3 पीढ़ी संस्कारमय हो जाएगी। जितना तेज़ी से संस्कार गिरता जा रहा है उसी तेज़ी से संस्कार को जो है ऊपर आएगा। बहुत ही सुंदर बात है आपकी कि ये विचार वैसे तो सबके जहन में है, मतलब हर आदमी इस पर चिंतन करता है, हर आदमी इसके बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे इसमें एक कदम उठाना ये वास्तव में बहुत बड़ी पहल है। मतलब आपको पूरे समाज की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से हम साधुवाद प्रेषित करते हैं और साथ ही साथ आपके इस सराहनीय कदम के लिए निश्चित ही तन मन धन से सहयोग पूरा समाज करता ही और करेगा। आपको इस जगह पे हम आगे लेके चलेंगे। मैं दर्शकों को एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्कार सेना का आज जो ग्राउंड बना हुआ है, आज जो संस्कार सेना के सैनिक हैं, निश्चित ही कोई आर्मी जैसे सैनिक नहीं है, मतलब, लेकिन आर्मी से बढ़कर है। आर्मी तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो संस्कार सेना जो वर्ड आता है, जब लोग सुनते हैं इसको कि ये तो कोई सेना है, ये कौन सी सेना आ गई, बड़ा एक उनको अजीब सा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेना है, हमारे देश की जो सेना है, जो हमारे देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में लगी हुई है, उसी प्रकार से हम जो सेना बना रहे हैं, इस सेना में जो भी हम युवा काम कर रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने संस्कारों की रक्षा के लिए काम करें, इसलिए हमने इसका नाम संस्कार सेना रखा है। बहुत ही शानदार। अच्छा, लगभग अभी कितने राज्यों में काम चल रहा होगा और लगभग क्या स्ट्रक्चर है? यूँ तो भारत के लगभग सभी राज्यों में हमने प्रयास किया है अपने विचारों को पहुंचाने का, और भारत में ही नहीं बल्कि आप सबके सहयोग से मुझे अवसर मिला, हमारे एक जो वरिष्ठ साथी है उनके माध्यम से मुझे अवसर मिला नेपाल जाने का, और नेपाल के काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक सम्मेलन था, और उस अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में लगभग 122 से अधिक कंट्री के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके बीच में भी मुझे इस विचार को रखने का मौका मिला, और जो विचार जब मैंने उनके बीच में भी रखा तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने उस बात की भी सराहना की। बहुत शानदार। जैसा कि अभी एक और बड़ा सवाल है, मतलब मेरे जहन में तो आता ही है, लोगों के जहन में भी आता होगा कि अभी आपने हाल ही में यूट्यूब वेलफेयर एसोसिएशन संगठन बनाया है, जो कि यूट्यूब और वेब पोर्टल्स के संरक्षण के लिए है, नियम के लिए, अधिकारों के लिए। तो हज़ारों संगठन आज देश में मीडिया कर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस अलग से इस संगठन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। वास्तव में इस देश के अंदर हम देखें तो मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अनेकों संगठन बना करके इनके हितों के लिए बात की जा रही है।
लेकिन आपने देखा होगा कि संगठन तो हज़ारों की तादाद में है, लेकिन यूट्यूब चैनल की जो आज माहौल इस देश के अंदर नहीं दुनिया में बना हुआ है, ये लाखों करोड़ों की तादाद में यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफार्म है जिस पर मीडिया के लोग अपना यूट्यूब के नाम से चैनल बना करके, अपने अपने नाम से, अलग अलग नाम से चैनल बना करके और यूट्यूब प्लेटफार्म पे खबरों का आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि चाहे त्रैमासिक पेपर पत्रिका हो, चाहे मासिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे दैनिक हो, चाहे सैटेलाइट पर चलने वाले चैनल हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सभी के लिए सरकार के तरफ से एक निश्चित गाइडलाइन है। इनके रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है, उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत उनका पंजीयन होता है और इसके बाद वो काम करते हैं जी। लेकिन यूट्यूब पर जितने भी चैनल आज संचालित हैं, इनके लिए शासन की तरफ से इस प्रकार की कोई गाइडलाइन तय नहीं की गई कि आपको इस मापदंड के तहत आपके रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये अधिकार होगा कि आप ये काम कर सकते हैं जी। लेकिन ये नहीं होने के कारण से अब हुआ क्या कि माध्यम तो मीडिया ही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, और चाहे आज यूट्यूब पर सोशल मीडिया हो। खबर एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम जो होता है वही मीडिया कहलाता है। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथ में सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से भी ये वही काम कर रहे हैं। तो मीडिया की कैटेगरी में तो ये भी आते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम, अब जिस समय मीडिया के लिए जो गाइडलाइनें तय हुई थी उस समय इसका चलन नहीं था। इस कारण से सरकार की दृष्टि में वो चीज़ आई नहीं। बहुत सुंदर। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन नहीं था, तो प्रिंट का था, तो प्रिंट के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आया तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई। अब इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ अब सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब एक वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो इसके लिए भी सरकार को गाइडलाइन बनाना चाहिए। लेकिन किसी ने अभी तक किसी भी मीडिया के संगठन के माध्यम से इसके प्रति कोई पहल नहीं की गई। और जब किसी ने कोई पहल ही नहीं की तो सरकार ने भी अपना दृष्टिकोण इसी प्रकार से रखा कि भाई, एक छोटी सी हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि माँ भी बच्चे को जब भी दूध पिलाती है कि बच्चा रोता है। बहुत शानदार। तो ये लाखों यूट्यूब चैनल पर काम करने वालों की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, इनके तरफ से कोई बात सरकार के पास पहुंची ही नहीं, तो सरकार इनके लिए स्वतः ही गाइडलाइन क्यों बनाएगी। यानी जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे 100 वर्षों पूर्व प्रिंट था, प्रिंट के बाद शायद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया होगा, शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ बर्ताव हुआ होगा जो आज सोशल मीडिया के साथ। बिल्कुल 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 स्वाभाविक है ये। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, समझ में आती है बात कि उस समय शासन प्रशासन को शायद इस बात की आवश्यकता लगी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इससे कहीं आगे हो सकता है, उसके साथ एक अच्छा माध्यम है। तो आज जो शायद सोशल मीडिया को लेकर परिवेश है, उसको शासन को उस विषय में चिंतन करना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस संगठन को बनाया, लेकिन हमने हाल ही में अभी 1 फरवरी को सरकार के सामने इस संगठन के माध्यम से हमने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर महोदय के कार्यालय में, आदरणीय हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय में, आदरणीय गृह मंत्रालय में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से हमने इस विषय को रखा। तो सरकार की मैं तारीफ करूंगा और धन्यवाद दूंगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। उन्होंने उसको गंभीरता से लिया, उस पर संज्ञान लिया और उन्हें उसका जवाब में हमें एक पत्र भेजा और पत्र के माध्यम से हमें उन्होंने अवगत कराया कि सोशल मीडिया के विषय में जो आपने ज्ञापन सौंपा है, जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हमने गाइडलाइन 2021 में कुछ गाइडलाइन सोशल मीडिया के लिए तय की है। लेकिन वो जो गाइडलाइन तय की है, जो उन्होंने बताया, उस गाइडलाइन में कहीं से भी कहीं तक भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, वेब पोर्टल पर काम करने वाले लोगों के पंजीयन की कोई सुविधा नाम की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस कारण से इनके लिए कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि आपकी ये कैटेगरी होगी तब आपको इस प्रक्रिया के तहत गुजर के इस काम को करने के लिए पात्रता मिलेगी। तो जब वो पात्रता के लिए कोई मापदंड तय नहीं है, तो इसका लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोगों ने भी मिल करके और यूट्यूब पर अपना प्लेटफॉर्म बना करके और मीडिया को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। उस साजिश को भी रोकना हमारा इस चैनल को, इस एसोसिएशन को बनाने का एक बड़ा उद्देश्य है। बहुत शानदार। मेरा एक और प्रश्न है आपसे
कि जिस तरीके से जैसे अभी सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि ये फ्रॉड है, ये है, बहुत सारी बातें हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो पहले प्रिंट पे थे वो इलेक्ट्रॉनिक पे कन्वर्ट हो गए, और जितने इलेक्ट्रॉनिक पे आज बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सारे के सारे खुद सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो गए? आप बिल्कुल आप सही कहा, और ये एक बहुत ही वाजिब चीज़ है और हमेशा ये होता आया है। जिस प्रकार से आपने ही मेरी बात का जवाब दे दिया कि पहले जो प्रिंट मीडिया था आज उन्हीं ने अपना इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉनिक पे बड़े चैनलों पे जो काम चल रहा था, जब उनको ये लगा कि यूट्यूब एक हम सभी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो फिर उनको यूट्यूब चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल, उन्होंने खुद ने जब यूट्यूब चैनल बना करके और अपने काम की शुरुआत कर दी, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य इस प्लेटफॉर्म का है। निश्चित ही, क्योंकि एक तरफ जहां औद्योगिक क्षेत्र में जहां हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के सारे लोग, अभी तक के जितने माननीय पीएम रहे हैं, सारे के सारे ये रोजगार को लेकर चर्चा करते हैं, और रोजगार की जब हम बात करते हैं तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आज प्रिंट मीडिया का एक बड़ा काम है, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। निश्चित ही एक तरफ करोड़ों रुपए की लागत लगाकर 20-25 करोड़ रुपए लगाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू करना, वहीं उसके एवज में कुछ चंद लाख रुपए में आदमी यूट्यूब चैनल प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश कर लेता है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा, क्या होगा इसका कि अगर ये जो चैनल चल रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? क्या क्या होना चाहिए? सरकार से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? देखिए, हम तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं जी। हम चाहते हैं कि बरसों पुराने जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं वह अपने आप को इस भांति से समझें कि ये यूट्यूब चैनल हमारा एक छोटे बच्चों का परिवार है, हम इनके बड़े हैं, हम इनको संरक्षण दें और इनका सहयोग करें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सब मिलके एक संगठन बना लिया, जिद कर रहे हैं कि शायद हमारा कुछ, मतलब कुछ, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी गलत दिशा में जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इसमें गलत दिशा का तो सब्जेक्ट ही नहीं बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्रियों से लेकर और हर विभाग की वेबसाइट और वेब पोर्टल और इनके चैनल हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर गलत दृष्टि का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत आपने मुझे अवसर दिया है आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मेरे दिल में एक ख्याल उत्पन्न हुआ, एक विचार आया कि मैं आपसे भी और हमारे दर्शकों से भी ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आज एक हमारी जो सरकार काम कर रही है, एक बड़ा पैमाने पर एक माहौल बना हुआ है, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो यहाँ पर आज चाहे बड़े शहरों के नाम बदलने की बात रही हो, चाहे किसी एक शासकीय स्थल, जो बड़े बड़े स्थल हैं उनके नाम परिवर्तन करने की बात रही हो, क्या ये चीज़, ये बदलने से क्या इस देश का विकास हो सकता है? ये मैं हमारे दर्शकों से भी जानना चाहूँगा। जब ये हाँ, मैं ये कहता मानता हूँ बदलने की तो आवश्यकता है, लेकिन क्या बदलने की आवश्यकता है, इस विषय पर सोचना है। मैं इस विषय पर मतलब आपसे ही थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए। हाँ, मेरे विचार से यदि बदलने की आवश्यकता है तो बदलना चाहिए इस देश के उच्च स्तर के कार्यालयों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रक्रियाएं होती है वो हिंदी भाषा से हटकर अंग्रेजी भाषा में होती है। बहुत शानदार। और ना जाने क्यों, क्या कारण है इस देश का, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए वरिष्ठ जनों का, कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर सैकड़ों से अधिक वर्षों राज्य किया, हमें गुलाम बना कर रखा, और उनकी भाषा हमारे लिए इतनी लोकप्रिय हो गई। यूँ तो हम स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन सारे बड़े कार्यालयों में काम अंग्रेजी में होता है। तो बदलने की यदि आवश्यकता है तो हमारे देश के उच्च स्तरीय कार्यालयों से लेकर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक की जो भी कार्यवाहियाँ हो उसे अंग्रेजी से बदलकर हिंदी में करना चाहिए, ताकि इस देश में हिंदी जो राष्ट्र हमारा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यदि हम इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, उसको हिंदी को कंपलसरी करेंगे, तो आज जिस प्रकार से भारत के अनेक राज्यों में अंग्रेजी कंपलसरी है, उसकी जगह पे हिंदी कंपलसरी होगी और हर राज्य के कोने
कोने में हिंदी का भी प्रचार होगा और हिंदी भाषी लोगों की संख्या बढ़ेगी और हिंदी में जो भी कार्रवाइयाँ होगी वो हर एक कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के भी समझ के अंदर होगी। वो समझ पाएगा कि हमारा सही क्या है, हमारा गलत क्या है, हमारा हित कहाँ है, हमारा अनहित कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो प्रश्न अब आपके लिए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने प्रश्न और हमारे प्रश्नों का उत्तर डालना ना भूलें। जी हाँ, आपसे ये प्रश्न है कि मैं पूरी बात का आज सार पे आता हूँ कि निश्चित ही यूट्यूब वेलफेयर एसोसिएशन जिस तरीके से काम कर रही है, क्या उसकी आवश्यकता है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और होना चाहिए तो किस तरीके से उस पर कार्य होना चाहिए। इसमें हमें आपके सहयोग, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा और आपके हर प्रश्न को इसी चैनल के माध्यम से हम अगले एपिसोड्स में लाएंगे। मैंने जैसा कि बताया कि इस एपिसोड के माध्यम से हम देश की विभूतियों, देश की सम्माननीय लोगों को और उन लोगों को आप तक प्रस्तुत करते हैं जो वास्तव में देश के कोने कोने में जाकर काम करते हैं, देश के लिए आदर्श हैं और निश्चित ही उनके ये प्रश्न पूरे समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और देखते रहिए MP रिपोर्ट न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका खास मुलाकात में। जी हाँ, ये खास मुलाकात कार्यक्रम देश की उन हस्तियों को लेकर हम आपके सामने आते हैं जिनका वास्तव में समाज में कोई अनूठा योगदान है। और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अनेक संगठनों के साथ कार्य किया है और जहाँ जहाँ भी समाज को उनकी आवश्यकता लगती है वह तन मन धन से समर्पित होकर खड़े होते हैं। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्र भाव को लेकर, माता पिता के पूजन के सम्मान को लेकर उन्होंने संस्कार सेना का निर्माण किया और आज समूचे विश्व में उसका डंका है। जी हाँ, साथ ही साथ यूट्यूबर्स को देखते हुए, यूट्यूबर्स को पहल करते हुए उनकी आवाज़ बनकर सामने आए, यूट्यूब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन को संगठित किया और उसमें आपकी आवाज़ बनकर, सारे यूट्यूबर्स की आवाज़ बनकर उन्होंने देश में एक अनूठी पहचान बनाई है। जी हाँ, वो लड़ रहे हैं शासन से, प्रशासन से इस विषय को लेकर कि उनके लिए कुछ उनके हक में हो सके। आइए चर्चा करते हैं आज हमारे खास मेहमान हरभजन जांगड़े जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिस प्रकार से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं हालांकि उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। सबसे पहले मैं आपको कैप्स स्टूडियो को MP स्पोर्ट के साथ में एक नए लुक में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका चैनल बहुत ही ऊपर स्तर पर पहुँचे और अच्छी पहचान बनाए और अच्छी बातों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये तो खैर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपका साथ, आपका जो मनोबल है वो निश्चित ही हमें भी और सारे जितने चैनल्स हैं, क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मतलब जो मैं आपके लिए देखता हूँ कि सैकड़ों चैनल्स में आप जाते हैं, सारे लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन जो आपका सौहार्द सबके साथ बना रहता है, ये वास्तव में बहुत बड़ी और अनूठी बात है। तो ये तो आप कहिए ही मत कि यहाँ के लिए, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका निरंतर सहयोग है और निश्चित ही हम सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और लेकिन आपका ये, मैं अब आपसे थोड़ा सा, आपकी थोड़ी सी दिनचर्या में से जो हमारे मतलब दर्शक हैं, निश्चित ही वो आपके साथ इंट्रोड्यूस हैं, आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग आपके बारे में थोड़ा सा कुछ कम जानते हैं, हम चाहते हैं कि आज वो इस विषय से परिचित हो सकें। और आपने जो विचार पूरे राष्ट्र को दिया है, निश्चित ही वो बहुत ही कारगर है और यदि आप उससे जुड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम चाहते हैं कि आज उस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हमारे दर्शकों को बताते हुए ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने शुरू किया। देखिए, मैं अपनी शुरुआत के बारे में तो बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इस और प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज जो देश का जो माहौल बना हुआ है, जो परिस्थितियां हैं और जो हमारे देश की, हमारी जो सरकारें हैं जिस स्तर पर काम कर रही है, और वो स्तर के बारे में और जिस तरीके से करना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं ये बताऊं, लेकिन फिर भी मेरे अपने अंदर के जो विचार हैं वो मैं आप सभी के बीच में पहुंचाना चाहूँगा। उससे पहले मैं हमारे सभी जो दर्शकगण हैं, जिसमें मेरे बुज़ुर्गों को प्रणाम करता हूं और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को प्यार और हम उम्र साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों,
जिस प्रकार से आपने मुझे आपके स्टूडियो में आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, मैं एक ही विचार यहाँ से देना चाहूँगा कि आज इस देश की जो सरकारें चल रही हैं और हमारा जो देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल महोदय का प्रथम स्थान रहता है। बिल्कुल। सर्वोच्च स्थान पे जो पद पर जो आसीन है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, इनका जो उच्च कोटि का जो स्थान है वो इसलिए बनाया गया कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का केंद्र की सरकार के ऊपर कंट्रोल रहे जी, और महामहिम राज्यपाल महोदय का राज्य की सरकारों पर कंट्रोल रहे जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हों या महामहिम राज्यपाल महोदय हों, वे स्वयं सरकार की योजनाओं का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना की बात है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय 10 किलो अनाज के पैकेट लोगों को वितरण करने और सरकार की योजनाओं में खूब मीडिया में छाए हुए रहे। अब आप इस बात से विचार कर सकते हैं कि आखिर किसका कंट्रोल किस पर कितना होगा। ये वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है कि शासन की जो प्रजातंत्र को लेकर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज इस पर किस तरीके से काम हो रहा है। लोग की जो धारणाएं हैं, जो शासन का जो खासतौर पे जो रोल होना चाहिए आज हमारे कानून का और हमारी मतलब प्रजातंत्र का, वो किस तरीके से चल रहा है। चलिए इस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस विषय पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। मेरा जहाँ तक मानना है कि 10 किलो या 20 किलो अनाज मुफ्त में वितरण कर देने से इस देश का विकास नहीं होगा। इस देश का यदि वास्तव में विकास होना है और तो मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन क्या देना चाहिए? मुफ्त में देना चाहिए रोजगार, बहुत शानदार। मुफ्त में देना चाहिए शिक्षा जी, मुफ्त में देना चाहिए स्वास्थ्य जी। जब एक परिवार को रोजगार होगा, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा और वह परिवार शिक्षित होगा, तो वह परिवार स्वतः ही अपनी कमाई से अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और फिर वह स्वतंत्र रहेगा, किसी की मुफ्त की खोरी पर अपना मतदान नहीं करेगा और स्वतंत्र मतदान करेगा। जब स्वतंत्र मतदान करेगा तो सरकार भी स्वतंत्र होगी और जब सरकार स्वतंत्र होगी तो इस देश की स्वतंत्रता भी बरकरार रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं। आप बिल्कुल ये तो जो आपने बात कही है, निश्चित ही जब हम अपने मतों को, अधिकार को पहचानेंगे तो हमें किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं होगी और वैसे भी नहीं होती। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित ही हमें एक सही स्वतंत्रता प्राप्त होगी और इस विषय पे शिक्षा, दीक्षा और साथ ही साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं हम आपके थोड़े से एक पिछले अनुभव की तरफ, और इसमें मेरा सबसे पहला छोटा सा सवाल है कि संस्कार सेना को लेकर आपका क्या विचार है। किस विचार को लेकर इतना बड़ा, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ 170 देशों तक आपने इस विचार को, मतलब जहाँ गए वहाँ स्वागत है, जहाँ गए वहाँ स्वागत है, मतलब क्या 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 आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, कैसे हुआ? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये जो विचार है, इस विचार की शुरुआत में एक बहुत ही मध्यम और बल्कि ये कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कि मैं एक निम्न परिवार में जन्मा और मैंने बड़े पैमाने पर अत्याचार, अन्याय और शोषण को देखा है। देखने के बाद मेरे दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये अन्याय, अत्याचार और शोषण पर अंकुश लग सके। मैंने अपने विवेक अनुसार प्रयास किया। मैंने सोचा राजनीतिक लोगों के हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं होती है और राजनीतिक लोग जो सरकार में पहुंचते हैं वो संभवतः इसको रोक सकते हैं। राजनीति का मैंने रास्ता अपनाया, उसमें भी मैंने नीचे से लेकर के तो लोकसभा तक के चुनाव भी फाइट किए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि राजनीति के रास्ते से इस पर अंकुश लगाया जा सके। फिर मुझे लगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ बनकर कुछ इनके लिए किया जा सकता है, इससे अंकुश लग सकता है। हाँ, लोगों को मतलब शायद ऐसा लगता होगा कि आपने मीडिया क्यों चुन लिया, मतलब आप सामाजिक क्षेत्र में थे, आज भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये हो सकता है लोगों को लग सकता है। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर देश में कुछ आपको अच्छा करना है तो आपको उन आयामों के साथ कार्य करना होगा जो लोगों
तक पहुंचते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा माध्यम है। शायद मैं भी, आप भी, शायद हम लोग सिर्फ इसीलिए मीडिया सेगमेंट के साथ हैं कि हम लोग लोगों की बातों को पहुंचा सकें। जी। तो अब मैं मीडिया में पहुंचा तो मीडिया के माध्यम से भी मैंने निरंतर प्रयास किया, मगर मुझे अपनी जो वास्तविक सोच थी उस सोच के अनुसार मैं अपना काम नहीं कर पाया। मैं उस विषय पे काम करना चाहता था जो जिसकी कोई आवाज़ नहीं उसकी आवाज़ बनना चाहता था, जिसके साथ अन्याय अत्याचार शोषण होता है उसकी आवाज़ बनना चाहता था। लेकिन मीडिया के माध्यम से भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मैंने गहन चिंतन किया, बड़े लंबा समय, लगभग 19-20 साल मैंने इस विषय पर चिंतन किया, और इस विषय पर चिंतन करते करते मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि ये जो समस्या है, ये समस्या जिसका मैं समाधान खोज रहा हूँ, और राजनीति, मीडिया और अन्य सामाजिक वर्ग के माध्यम से जो खोज रहा हूँ, ये उस समस्या के तने, डाली और पेड़ के पत्ते हैं, बहुत शानदार, जड़ ये नहीं है। जी। तब मैं जो 19-20 साल के मेरे आत्मचिंतन के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि इसकी जड़ यदि कहीं है तो वो है हमारे युवा पीढ़ी में संस्कार। क्योंकि आज इस देश का जो परिवेश है, जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में युवाओं में निरंतर संस्कार की भावनाएं गिरती जा रही है। तो इस पर काम करना चाहिए। अब युवाओं पर काम कैसे किया जाए, इस पर मैंने चिंतन किया, और इस पर चिंतन करते हुए गिरते हुए संस्कार को बचाना के लिए संस्कार सेना के नाम से एक संगठन का निर्माण किया जी। और उस संगठन का मूल उद्देश्य मैंने ये रखा। आज हम देख रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है, अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार, और माता पिता का जिन माता पिताओं ने बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित करके इस मुकाम पर पहुंचाया, वही बच्चे एक छोटी सी जायदाद संपदा के कारण से उनके साथ में अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, और जहाँ तक कि कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि बेटों ने अपने माता पिता की हत्या तक कर दी है। अब इतना जब स्तर गिर गया तो इस गिरते हुए स्तर को सीधा कैसे सुधारा जाए, ये एक बड़ा विषय रहा। मतलब निश्चित ही ये कितना बड़ा बिंदु था जिस पे मतलब पूरा देश आज चिंतित है। लोग युवा पीढ़ी को दोष दे रहे हैं, लोग मतलब, लेकिन जो मूल संस्कार हैं, जहाँ से इस बात में परिवर्तन आना है, शायद इस विषय पे कोई चिंतन नहीं कर पा रहा। इस पर मैंने जब जो चिंतन किया तो मुझे लगा कि बच्चों में जन्म से इसके संस्कार डालने की आवश्यकता है। जब बच्चों में जन्म से अब कैसे संस्कार डाले जाएं, बच्चों को तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चों को तो मैं संस्कार देने का काम सबको कर नहीं सकता। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि युवा पीढ़ी पर काम किया जाए। तो यदि हमने युवा पीढ़ी में संस्कार की भावना जागृत कर दी तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। जी। युवा का स्वयं का तो सुधार होगा ही, इसके साथ अपने माता पिता का यदि वह सम्मान करेगा, उनकी अच्छी परवरिश करेगा, तो माता पिता का भी अपना कर्तव्य जो उनने किया था उसका उन्हें प्रतिफल मिलेगा। जी। तीसरी पीढ़ी जो उसके घर में नन्हा बच्चा जन्म ले रहा है, वो बच्चा देखेगा कि मेरे पिताजी अपने माता और पिता का सम्मान करते हैं, तो उस बच्चे को फिर कुछ पढ़ाने की, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही उसके अंदर संस्कार डेवलप होंगे, और इस प्रकार से ये 3 पीढ़ी संस्कारमय हो जाएगी। जितना तेज़ी से संस्कार गिरता जा रहा है उसी तेज़ी से संस्कार को जो है ऊपर आएगा। बहुत ही सुंदर बात है आपकी, क्योंकि ये विचार वैसे तो सबके जहन में है, मतलब हर आदमी इस पर चिंतन करता है, हर आदमी इसके बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे इसमें एक कदम उठाना ये वास्तव में बहुत बड़ी पहल है। मतलब आपको पूरे समाज की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से हम साधुवाद प्रेषित करते हैं, और साथ ही साथ आपके सराहनीय कदम के लिए निश्चित ही तन मन धन से सहयोग पूरा समाज करता ही और करेगा। आपको इस जगह पे हम आगे लेके चलेंगे। मैं दर्शकों को एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्कार सेना का आज जो ग्राउंड बना हुआ है, आज जो संस्कार सेना के सैनिक हैं, निश्चित ही कोई आर्मी जैसे सैनिक नहीं है, मतलब, लेकिन आर्मी